खुले मैदान में माइकल आसमान में खूबसूरत रंगों को देखता है। अचानक एक शॉट आता है और एक महिला चीखती है, जिससे माइकल जाग जाता है। उस रात माइकल कैसीनो जाता है, जहां वह 3 महीने से काम कर रहा है। अब तक वह हर कैमरे का पूरा लेआउट और लोकेशन जान चुका है। वह सभी कर्मचारियों की पसंद और उनकी दैनिक दिनचर्या जानकर उनसे दोस्ती कर चुका है। वह नियमित ग्राहकों से भी बहुत परिचित हो गया है। एक अच्छा कर्मचारी होने के कारण वह वीआईपी ग्राहकों की भी सेवा कर सकता है और कभी कभी उसे गोपनीय जानकारी भी सुनने को मिलती है। अपनी शिफ्ट खत्म होने के बाद माइकल अपनी पहचान की सुरक्षा के लिए अपने चेहरे पर पहने जाने वाले सभी कृत्रिम अंग उतार देता है। पता चलता है कि वह एक सह व्यक्ति है और वह कैसीनो में अंदरूनी जानकारी प्राप्त करने के लिए काम कर रहा है। वह विभिन्न मशीनों और टेबलों में छोटे छोटे एंगेज भी लगा रहा है। 3 महीने की कड़ी मेहनत के बाद वह आखिरकार कुछ पैसे जीतने के लिए तैयार है। एक अलग भेष धारण करके वह कैसीनो में प्रवेश करता है और अपने फोन का उपयोग करके एक छिपे हुए गैजेट को सक्रिय करता है, जो कार्ड को फेंटने वाली मशीन से बाहर निकालता है। फिर वह एक टेबल पर जाता है, जहां वह जीतने के लिए अपने चुंबकीय पासे का उपयोग करता है, क्योंकि पहले उसने एक बटन लगाया था जिससे वह परिणाम बदल सकता था। इसके बाद वह एक वीआईपी क्लाइंट के कमरे में प्रवेश करता है, जो सो रहा है क्योंकि माइकल ने अपनी शिफ्ट के दौरान उसके पेय में एक शामक मिला दिया था। कार्ड के साथ उसने जो गड़बड़ की है, उसके बाद वीआईपी खिलाड़ियों को निजी कमरे में ले जाया जाएगा, इसलिए माइकल इस आदमी का गोल्ड पास और उसके फैंसी कपड़े चुरा लेता है। अब माइकल सर्विस लिफ्ट की ओर भागता है और कंट्रोल पैनल में अपनी खुद की एक चिप लगाता है। जब नए कार्ड ले जाने वाला कर्मचारी उसे ढूंढता है तो माइकल खो जाने का नाटक करता है और वीआईपी के रूप में शिकायत दर्ज करने की कोशिश करता है, इसलिए कर्मचारी उसे सर्विस लिफ्ट में सही मंजिल पर ले जाने के लिए सहमत होता है। फिर माइकल लिफ्ट को रोकने और लाइट बंद करने के लिए फिर से अपने फोन का उपयोग करता है। जब कर्मचारी मदद पाने की कोशिश करता है तो माइकल नए कार्ड के बॉक्स को अपने बॉक्स से बदल देता है, जिसे उसने पहले वहां छिपा दिया था। आखिरकार माइकल फिर से सब कुछ सक्रिय करता है और अंत में वीआईपी कमरे में प्रवेश करता है, जहां वह एलेक्स के साथ मुख्य टेबल पर बैठता है। माइकल ने विशेष धूप का चश्मा भी लगाया है, जिससे वह चुपके से संशोधित कार्ड पर संख्याएं देख सकता है। जब खेल शुरू होता है तो वह संदेह से बचने के लिए हर राउंड में जीत हासिल नहीं करने का प्रयास करता है और अन्य खिलाड़ियों को अधिक दांव लगाने के लिए मजबूर करता है। अचानक माइकल बिना देखे ही बदल जाता है और वह अब तक जीती गई सारी रकम दांव पर लगा देता है। अन्य खिलाड़ी भी ऐसा ही करते हैं और माइकल को आत्मसंतुष्ट महसूस होता है। हालांकि वह यह देखकर हैरान रह जाता है कि उसका हाथ वास्तव में हार रहा है, क्योंकि वे समान संख्याएं नहीं हैं। तीसरा खिलाड़ी सारा पैसा जीत जाता है और उसे अपने पास रखने के लिए खेल छोड़ देता है। संदेह होने पर माइकल उसका पीछा गलियारे में करता है और उससे पैसे वाला सूटकेस ले लेता है, लेकिन उसमें बेतरतीब कागजात मिलते हैं। अचानक रोशनी टिमटिमाती है और उस आदमी का चेहरा बदल जाता है, जिससे पता चलता है कि वह खिलाड़ी नहीं है और माइकल गलत आदमी का पीछा करता है। उसी समय गार्ड आते हैं और माइकल को पकड़ लेते हैं, जबकि वह एलेक्स को बिना देखे भागते हुए देखता है। इसके बाद माइकल को स्टोरेज रूम में एक कुर्सी से बांध दिया जाता है और कैसीनो के मालिक विक्टर द्वारा पैसे के बारे में पूछे जाने से पहले एक गार्ड उसे घूंसा मारता है। जब माइकल वीआईपी क्लाइंट की तरह व्यवहार करने की कोशिश करता है तो उसे फिर से घूंसा मारा जाता है, इसलिए वह यह समझाने की कोशिश करता है कि एक अलग ठग ने पैसे ले लिए हैं। विक्टर उस पर विश्वास नहीं करता और उसे पैसे वापस लाने के लिए 1 सप्ताह का समय देता है, अन्यथा उसे भयंकर परिणाम भुगतने होंगे। इसके बाद माइकल कहीं बीच में एक सादे कैसीनो में जाता है, जहां गार्ड उसे बंदूक की नोक पर रखते हैं। हालांकि जब उनके बॉस लियोन माइकल का एक पुराने दोस्त के रूप में स्वागत करते हैं तो वे पीछे हट जाते हैं। जब वे कुछ ड्रिंक्स शेयर करते हैं तो माइकल को एक हार दिखाई देता है, जिस पर एलेक्स के टैटू से मेल खाने वाला प्रतीक है। वह इसका मतलब पूछता है, लेकिन लियोन पहले उसे बताता है कि क्या हुआ था। फिर लियोन बताता है कि कुछ लोग ऐसे भी होते हैं, जैसे कि मनोविज्ञानी और चुड़ैलें, जो अपनी चेतना में गोता लगाने की क्षमता के साथ पैदा होते हैं, जो एक विशेष कमरे की तरह होता है जहां उन्हें अलौकिक गतिविधि करने की अनुमति होती है। एलेक्स के मामले में ऐसा लगता है कि उसके पास ऐसी चीजें बदलने की शक्ति है जो दूसरे लोग देखते हैं। किंवदंती का प्रतिनिधित्व करने वाले चित्रों वाली एक किताब का उपयोग करते हुए लियोन समझाता है कि दुनिया में हर कोई एक सामूहिक अचेतनता से बंधा हुआ है और सभी मिथक वहीं से आते हैं। जिन लोगों के पास एक विशेष शक्ति है वे अपनी चेतना से बाहर निकल सकते हैं और सामूहिक चेतना में प्रवेश कर सकते हैं। यह एक वैकल्पिक ब्रह्मांड के समान है जो आपको अनंत संभावनाओं और मानव जाति के सभी संचयी ज्ञान तक पहुंच प्रदान करता है। सामान्य लोग भी इस जगह में प्रवेश कर सकते हैं, लेकिन वे एक विशेष ताबीज के बिना बाहर नहीं निकल सकते, जो एक कंपास के रूप में काम करता है। माइकल हंसता है क्योंकि वह इनमें से किसी पर भी विश्वास नहीं करता है और लियोन क्रोधित हो जाता है, इसलिए वह माइकल को शक्तियों वाले लोगों की सूची वाली किताब देता है और उसे अकेले इलेक्स को खोजने के लिए कहता है। अगले दिन इलेक्स गॉर्डन से मिलता है और उसे पैसे देता है। फिर गॉर्डन बताता है कि उसके पास एक कंपास है और इलेक्स से उसे जादू के दरवाजे का उपयोग करना सिखाने के लिए कहता है। हालांकि इलेक्स मना कर देता है, यह बताते हुए कि उसे गॉर्डन के साथ काम करना पसंद है और वह उसे वहां खोना नहीं चाहेगा। गॉर्डन को नेविगेट करने में मदद करने के लिए एक ऐसे साथी की आवश्यकता होगी जिस पर वह भरोसा करता हो। माइकल की बात करें तो वह लियोन से सूची में शामिल लोगों के बारे में पूछता है और लियोन कसम खाता है कि वे असली हैं, क्योंकि उसने खुद उनकी शक्तियों को देखा है। इससे उसे एक विचार आता है, वह कैसीनो को हराने के लिए शक्तियों वाले लोगों को काम पर रखकर पैसे कमा सकता है। सबसे पहले एरिक है, टेलीकिनेसिस वाला एक अमीर लड़का जो काम नहीं करना चाहता। फिर टोनी है, एक टैक्सी ड्राइवर जो इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों को नियंत्रित कर सकता है। आमतौर पर वह केवल छोटी मोटी चीजों के साथ खिलवाड़ करता है, जैसे मीटर को तेज चलाना, ट्रैफिक लाइट बदलना या पुलिस कार के सायरन को सक्रिय करना। माइकल उन दोनों से मिलने जाता है और उन्हें ढेर सारा पैसा पाने के लिए एक विशेष टीम में शामिल होने के लिए आसानी से मना लेता है। इसके बाद केविन है, एक सम्मोहनकर्ता जिसके माता पिता ने उसे मानसिक संस्थान में भेज दिया है। डॉक्टर उसके साथ बहुत सारा पैसा कमाते हैं क्योंकि वह लोगों को उनके अवसाद को ठीक करने के लिए प्रोग्राम करता है।
माइकल संस्थान में उससे मिलने जाता है और उसे अपने साथ भागने के लिए मना लेता है। जब एक नर्स उन्हें देखती है और उनका पीछा करने की कोशिश करती है तो एरिक अन्य रोगियों को बेहतर रहने की स्थिति के लिए विरोध प्रदर्शन शुरू करने के लिए उकसाकर उनका ध्यान भटकाता है। जब रोगी नर्स का रास्ता रोकते हैं तो टोनी अपनी शक्ति का उपयोग करके एम्बुलेंस चुराता है और क्रॉसिंग गेट खोलता है, इसलिए समूह भागने में सफल हो जाता है। अगले दिन वे कैसीनो में धोखा देने के लिए अपनी शक्तियों का उपयोग करने का अभ्यास करते हैं और चुपचाप संवाद करने के लिए किन इशारों का उपयोग करते हैं। एरिक पासा घुमाने के लिए अपनी टेलीकिनेसिस का उपयोग करेगा और अपने अवचेतन स्थान में वह पासा को मैन्युअल रूप से घुमाता हुआ दिखाई देगा। केविन अन्य खिलाड़ियों या कर्मचारियों को सम्मोहित करेगा और उसका अवचेतन स्थान उसे एक बर्फ की मूर्ति से छेड़छाड़ करते हुए दिखाता है। अंत में टोनी को कैमरों से निपटना होगा। जब वह अपनी शक्ति का उपयोग करता है तो उसका अवचेतन स्थान एक तूफान की तरह प्रतीत होता है जिसमें चिप्स उसके चारों ओर तैर रहे होते हैं। वे लियोन के लोगों के साथ कुछ खेल खेलते हैं और पहले तो सब ठीक चलता है, लेकिन जल्द ही यह अराजकता में बदल जाता है। जबकि केविन गलती से एक कर्मचारी को अंधा बना देता है, लियोन का एक ग्राहक उसके हारने पर घबरा जाता है और अपनी बंदूक निकाल लेता है। टोनी डर जाता है और गलती से कैमरे में शॉर्ट सर्किट हो जाता है। माइकल गुस्साए हुए ग्राहक से निपटने के लिए दौड़ता है और उसे शांत करता है, इससे पहले कि वे तय करें कि उन्हें संवाद करने के लिए एक बेहतर तरीका चाहिए। अगले दिन माइकल एक अंतिम संस्कार में जाता है जहां दुखी महिलाओं का एक समूह वेरोनिका को परेशान कर रहा है, उससे मदद की भीख मांग रहा है। अचानक पास में एक कार पार्क होती है और काले कपड़े पहने कुछ आदमी बाहर निकलते हैं। घबराई हुई वेरोनिका भाग जाती है और इस प्रक्रिया में उसके हेडफोन गिर जाते हैं, इसलिए माइकल उन्हें पकड़ लेता है। जब रहस्यमय पुरुषों के साथ एक दूसरी कार दिखाई देती है तो वेरोनिका एक परित्यक्त इमारत के अंदर छिप जाती है और पुरुषों के जाने का इंतजार करती है। फिर माइकल उसे हेडफोन वापस देता है, ये कहते हुए कि वह उन पुरुषों में से नहीं है। वेरोनिका बिना कुछ कहे जाने की कोशिश करती है, इसलिए माइकल कुछ सवाल पूछने के लिए उसका पीछा करता है। हालांकि वेरोनिका मन को पढ़ सकती है और कहती है कि उसे उसकी योजना में कोई दिलचस्पी नहीं है। अगले दिन गॉर्डन अपनी ट्रेनिंग शुरू करने के लिए एलेक्स के निर्देशों का पालन करता है। एक सम्मोहनकर्ता उसे ढूंढता है और जल्दी से उसे अवचेतन की दुनिया में भेज देता है, जहां अब गॉर्डन के पास किसी भी व्यक्ति को नियंत्रित करने की शक्ति है। जब गॉर्डन जमीन पर बेहोश पड़ा होता है तो वह एक स्ट्रीट पेंटर को एक प्रसिद्ध पेंटिंग की नकल बनाने के लिए मजबूर करता है। फिर गॉर्डन एक संग्रहालय के कर्मचारी को नियंत्रित करता है और उसे असली पेंटिंग के बदले नकली पेंटिंग देता है, जिसे दूसरे संग्रहालय में स्थानांतरित किया जाना था। जब नकली पेंटिंग को एक वैन में ले जाया जाता है तो गॉर्डन जाग जाता है और भ्रमित चित्रकार से कुछ ही रुपयों में असली प्रसिद्ध कलाकृति खरीद लेता है। उसके द्वारा नियंत्रित किए गए लोगों में से किसी को भी याद नहीं है कि क्या हुआ था। माइकल के पास वापस आकर वह वेरोनिका को समूह के बाकी लोगों से मिलवाता है, यह समझाते हुए कि वह पढ़ सकती है और विचारों को प्रसारित कर सकती है। वह खेलते समय दूसरों को माइकल के निर्देश देगी। अभ्यास करने के लिए माइकल उसे अपने अवचेतन स्थान में प्रवेश करने के लिए कहता है, जो एक बहुत ही अजीब जंगल जैसा दिखता है। फिर वह एरिक द्वारा शहर की बड़ी घंटी को हिलाने के बारे में सोचता है, इसीलिए वेरोनिका एरिक के दिमाग में संदेश भेजती है। एरिक के ऐसा करने के बाद माइकल चाहता है कि दो लोग मदद के लिए चिल्लाते हुए भागें, इसलिए वेरोनिका केविन को वह संदेश देती है जो जल्दी से उसे पूरा कर देता है। टोनी को क्षेत्र की अधिकांश लाइटों को शॉर्ट सर्किट करने के लिए कहा जाता है, जिससे अधिक लोग डर जाते हैं और सभी पक्षी उड़ जाते हैं। अंत में माइकल वेरोनिका से सड़क पर लोगों को यह बताने के लिए कहता है कि भूकंप आ रहा है। जैसे ही वेरोनिका सुझाव देती है, उसके शब्दों और दूसरों द्वारा की गई सभी अजीब चीजों का संयोजन लोगों को आश्वस्त करता है कि वास्तव में भूकंप आ रहा है। सभी भाग जाते हैं जब तक कि केवल माइकल की टीम ही बची रहती है। इसके बाद माइकल अपनी योजना बताते हुए एक रेस्तरां से कुछ ड्रिंक चुराता है। वे नकली पहचान के साथ कैसीनो में प्रवेश करेंगे और वेरोनिका को छोड़कर हर कोई अलग अलग समय पर पहुंचेगा, जो माइकल की मंगेतर होने का नाटक करेगी। इसका मतलब है कि उन्हें फैंसी कपड़ों की खरीदारी करने और मेकओवर के लिए स्टाइलिस्ट से मिलने की जरूरत है। केवल 2 दिन बचे होने पर टीम आखिरकार कैसीनो जाती है। माइकल खेलता है जबकि वेरोनिका निष्क्रिय ट्रॉफी पत्नी है। इस तरह वह संदेशों को पास करने पर ध्यान केंद्रित कर सकती है। टोनी स्लॉट खेलते समय कैमरों का ध्यान रखता है, जिसे वह भी नियंत्रित कर रहा है। एरिक माइकल के विरोधियों में से है जो जानबूझकर सभी को हारता है ताकि माइकल जीत सके। एक बार जब वह इस टेबल पर पर्याप्त जीत जाता है तो वह और वेरोनिका एक अलग टेबल पर चले जाते हैं, जहां केविन कर्मचारी को नियंत्रित कर रहा होता है। पहले तो योजना सुचारू रूप से चलती है, लेकिन एरिक बहुत अधिक शराब पी रहा होता है और हारने से थक जाता है, इसलिए वह कुछ पैसे जीतने के लिए रूले में हेर फेर करना शुरू कर देता है। वह अपने विचार भेजने के बजाय माइकल से जोर से बात करना भी शुरू कर देता है। स्लॉट पर टोनी बहुत उत्साही हो जाता है और एक ही समय में बहुत सारी मशीनों को नियंत्रित करना शुरू कर देता है। गार्ड को संदेह होता है, इसलिए वे एरिक और टोनी को खींच कर ले जाते हैं, लेकिन जब वे लिफ्ट में चढ़ने वाले होते हैं तो टीम के बाकी सदस्य वहां होते हैं। केविन गार्ड को सम्मोहित करके उन्हें बाहर निकाल देता है और टीम बातचीत के लिए लिफ्ट के अंदर छिप जाती है। माइकल उन्हें उनके के लिए डांटता है और समझाता है कि धोखाधड़ी के लिए उन्हें मार दिया जा सकता है। इसके बाद टीम केवल माइकल के निर्देशों का पालन करने के लिए सहमत होती है और वे अंतिम टेबल पर चले जाते हैं। माइकल ने सब कुछ दांव पर लगा दिया, जबकि टोनी ने कैमरे को नियंत्रित किया, केविन ने कर्मचारी की देखभाल की और एरिक ने पासा पलट दिया। योजना अच्छी तरह से चली और माइकल ने $10 मिलियन जीत लिए। फिर समूह पेय और अलाव के साथ जश्न मनाने के लिए समुद्र तट पर जाता है। हालांकि वेरोनिका उनसे दूर बैठी रहती है। माइकल ने उसकी जांच की और बताया कि वे अधिक पैसे पाने के लिए कुछ और बार साथ काम कर सकते हैं, लेकिन वेरोनिका इसमें दिलचस्पी नहीं लेती। एक बहस शुरू होती है और वे दोनों एक दूसरे का अपमान करते हैं। इस बीच एलेक्स ने गॉर्डन के साथ डिनर किया और उसे बताया कि उन्हें अपनी क्लास रद्द करनी होगी। एलेक्स ने जोर देकर कहा कि जब तक गॉर्डन को कोई साथी नहीं मिल जाता तब तक वह उसे पढ़ाना जारी नहीं रख सकता। फिर गॉर्डन माइकल के बारे में पूछता है और एलेक्स उसे नई टीम के बारे में बताता है।
गॉर्डन ये सुनकर खुश नहीं होता और घोषणा करता है कि उन्हें हस्तक्षेप करना होगा। अगली सुबह टीम सड़क पर होती है, जहां अचानक एक एसयूवी उनका पीछा करती है। जब रहस्यमयी कार उनसे आगे निकल जाती है तो टोनी उसके चारों ओर चक्कर लगाता है और उसे बचाने की कोशिश करता है, लेकिन एक सेकंड के लिए एसयूवी उनका पीछा करने लगती है। कुछ ही मिनटों में एसयूवी कार को घेर लेती है और टोनी को सड़क के बीच में रुकने पर मजबूर कर देती है। विक्टर अपने आदमियों के साथ बाहर आता है, जो पूरी टीम को पकड़ लेते हैं और उनकी कलाई बांध देते हैं। माइकल बताता है कि उनके पास पैसे हैं। हालांकि विक्टर अब उनकी शक्तियों में अधिक रुचि रखता है। चूंकि माइकल के पास कोई क्षमता नहीं है, इसलिए उसे एक चट्टान के किनारे ले जाया जाता है और गोली मार दी जाती है, इसलिए उसका शरीर जंगल में लुढ़क जाता है। ये देखकर समूह हतप्रभ रह जाता है और वे शोक मनाने के लिए अपने अवचेतन स्थानों में छिप जाते हैं, लेकिन उन्हें नहीं पता कि यह एक चाल है। माइकल ठीक है और उसे गॉर्डन से मिलने ले जाया जाता है, जो उसका पिता निकलता है। गॉर्डन अपने बेटे की कलाई से रस्सियां काटता है और माइकल घबरा जाता है, क्योंकि उसे पता चलता है कि उसके पिता ही इस सब के पीछे हैं। गार्ड उसे रोकते हैं, जबकि गॉर्डन बताता है कि माइकल ने उसे 10 साल तक अनदेखा किया है और उसका ध्यान आकर्षित करने का यही एकमात्र तरीका था। गॉर्डन उसे यह भी याद दिलाता है कि जब माइकल एक बच्चा था तो वे विशेष दरवाजा खोजने के बारे में सपने देखते थे, और अब उसे पता है कि वह दरवाजा कहां है। कुछ समय बाद विक्टर के कैसीनो में टोनी, केविन और एरिक को ग्राहकों को हराने के लिए कर्मचारियों के रूप में काम करने के लिए मजबूर किया जा रहा है। एक दोपहर जब वे अपने कमरे में वापस आते हैं तो उन्हें अपने बाथरूम में एक प्लम्बर काम करते हुए मिलता है। यह माइकल के भेष में निकलता है, जो देखता है कि वेरोनिका गायब है। अन्य लोग बताते हैं कि उसने विक्टर के लिए काम करने से इनकार कर दिया और वह इस समय कोमा में है, क्योंकि उसने माइकल को कथित तौर पर मरते हुए देखने के बाद से अपने अवचेतन स्थान को नहीं छोड़ा है। उस रात गेम टेबल के ऊपर रोशनी टिमटिमाती है, जबकि लड़के विक्टर को घेर लेते हैं और घोषणा करते हैं कि वे नौकरी छोड़ रहे हैं। गार्ड तुरंत उन्हें एक स्टोर रूम में ले जाते हैं और एक नए व्यक्ति को दरवाजे पर नजर रखने के लिए छोड़ देते हैं। ये नहीं देखते कि यह माइकल है। वह अपने दोस्तों को मुक्त करता है और फिर एक योजना बनाने के लिए कैसीनो के बारे में अपना ज्ञान साझा करता है। केविन एक गार्ड को इलेक्ट्रॉनिक लॉक पर अपना की कार्ड इस्तेमाल करने के लिए मजबूर करता है, जबकि माइकल बेसमेंट में फंसी लिफ्ट से बाहर निकलने के लिए चोरी की गई चाबी का इस्तेमाल करता है। अगला गलियारा लेजरों द्वारा अवरुद्ध है, इसलिए माइकल लोगों को इससे निपटने के लिए छोड़ देता है, जबकि वह वेरोनिका की तलाश में जाता है। वह पहले वहां छोड़ा गया मुखौटा पहनता है और गार्ड को गिराने के लिए गैस बम फेंकता है। फिर वह बेहोश वेरोनिका को उसके कमरे से बचाता है। गलियारे में टोनी कई लेजर बंद कर देता है, लेकिन वह उन सभी को बंद नहीं कर सकता। कम से कम अब एरिक के लिए सावधानी से चलने के लिए पर्याप्त जगह है, उनमें से किसी को भी छुए बिना। वह दूसरी तरफ पहुंचने में सफल हो जाता है और कैसिनो की तिजोरी ढूंढ लेता है, इसलिए वह उसे खोलने के लिए अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करना शुरू कर देता है। लेजर नीचे चले जाते हैं, लेकिन वे अलार्म भी सक्रिय कर देते हैं। जब माइकल टीम के साथ फिर से जुड़ता है तो गार्ड गलियारे तक पहुंचने की कोशिश करते हैं, लेकिन पाते हैं कि लिफ्ट काम नहीं कर रही है और एक सम्मोहित कर्मचारी उन पर गोली चला रहा है। उस आदमी को बहुत जल्दी नीचे लाया जाता है और गार्ड उसी समय गलियारे में प्रवेश करते हैं। एरिक आखिरकार तिजोरी खोलता है, इसलिए टीम अंदर भागती है और गार्ड की गोलियों के उन तक पहुंचने से पहले ही दरवाजा बंद कर देती है। विक्टर अपने आदमियों से कहता है कि जैसे ही वे बाहर आए टीम को मार दें। बाद में माइकल घोषणा करता है कि जब तक वे वेरोनिका को नहीं जगाते तब तक उनकी योजना खत्म हो चुकी है। दूसरे उसे चेतावनी देने की कोशिश करते हैं कि अगर वह अवचेतन स्थान में प्रवेश करता है तो उसकी मृत्यु हो सकती है, क्योंकि उसके पास कोई शक्ति नहीं है, लेकिन माइकल फिर भी ऐसा करना चाहता है। केविन फिर माइकल को सम्मोहित करता है, जो एक सफेद स्थान में तैरता हुआ दिखाई देता है। उसके जीवन की महत्वपूर्ण वस्तुएं उसके इर्द गिर्द तैरती हैं और वह अतीत की बातें सुनता है, जो उसे उसकी मां की मृत्यु और उन सभी अवैध कामों की याद दिलाती हैं जो उसने वर्षों तक किए, जिसमें जेल में बिताया गया समय भी शामिल है। वेरोनिका की आवाज भी सुनाई देती है, जो उसे स्वार्थी कहती है। एक दरवाजा दिखाई देता है और माइकल उसे पार करता है। एक बड़े मैदान में गिरता है जिसमें कई दरवाजे हैं और आसमान में खूबसूरत रंग हैं। एक तूफान आ रहा है, इसलिए वह दरवाजे के पीछे छिपने के लिए भागता है। तूफान तेजी से उसे पकड़ लेता है और लगभग उसे टक्कर मार देता है, लेकिन वह हाथ उठाता है और तूफान जम जाता है। बस एक इशारे से वह उसे जमीन पर गिरा देता है और मैदान को साफ कर देता है। इसके बाद माइकल जमीन पर बैठ जाता है और वेरोनिका की यादों पर ध्यान केंद्रित करता है। अचानक जमीन फटने लगती है और मैदान को शहर में बदलने के लिए रूपांतरित होने लगती है। माइकल सीढ़ियों से ऊपर जाता है और वेरोनिका को आसमान में रंगों को घूरते हुए पाता है। जब वह करीब आने की कोशिश करता है तो उसे उसके चारों ओर एक बल क्षेत्र दिखाई देता है। वह चिल्लाते हुए उस पर कुछ बार प्रहार करता है, लेकिन वेरोनिका कभी प्रतिक्रिया नहीं करती। माइकल फिर अपने विचार भेजने की कोशिश करता है। इससे इमारतें गिर जाती हैं और वह बारिश के नीचे बंजर भूमि में दिखाई देता है। बल क्षेत्र अभी भी विक्टोरिया की रक्षा कर रहा है, लेकिन अब वह उसे सुन सकती है। वह कहती है कि वह वास्तविक दुनिया में वापस नहीं जाना चाहती, क्योंकि कोई भी उसका इंतजार नहीं कर रहा है। माइकल उसे समझाने की कोशिश करता है कि वह वास्तव में जीवित है, लेकिन वह उस पर विश्वास नहीं करती है, इसलिए वह उस दिन की स्मृति भेजता है जब वे मिले थे। पीछा फिर से होता है और जब माइकल छत पर दिखाई देता है तो वह उससे कहता है कि उसके पास सिर्फ वही है। वेरोनिका उसका हाथ पकड़ती है और दोनों को सभी दरवाजों वाले मैदान में ले जाया जाता है। वेरोनिका के दरवाजों में से एक से बाहर निकलने से पहले वे एक दूसरे को चूमते हैं, जिससे वह असल जिंदगी में जाग जाती है। हालांकि चूंकि यह माइकल का पहला मौका है, इसलिए उसे अपना रास्ता खुद ही ढूंढना होगा। एक फ्लैशबैक से पता चलता है गॉर्डन ने माइकल को अवचेतन स्थान के बारे में सब कुछ सिखाया और वह चाहता था कि उसका बेटा उसका साथी बने। इस तरह वे दरवाजों का इस्तेमाल करके एक साथ व्यवसाय शुरू कर सकते हैं। उसने उसे यह भी बताया कि वह माइकल को अपने बेटे के साथ रहने के लिए कहता है। कंपास और मदद भेजने का वादा किया। वर्तमान में माइकल एलेक्स को एक दरवाजे से बाहर आते हुए देखता है और उसका पीछा करना शुरू कर देता है, क्योंकि क्षेत्र कैसीनो में बदल जाता है। माइकल एलेक्स का पीछा करता है और साथ में वे उसकी कथित मौत का दृश्य देखते हैं। एलेक्स खुद को और माइकल को यादों में रखता है और समझाता है कि किसी व्यक्ति के दिमाग तक कैसे पहुंचा जाए। उस पल माइकल तिजोरी में जागता है और घोषणा करता है कि वे पैसे लेकर जा रहे हैं।
टोनी ताला हटाता है और दरवाजा खुल जाता है, लेकिन गलियारा खाली है। यह पता चलता है कि जब वह अभी भी अवचेतन स्थान में था, माइकल ने विक्टर के दिमाग में प्रवेश किया और उसे विश्वास दिलाया कि टीम पहले ही पैसे लेकर भाग चुकी है। विक्टर ने अपने गार्ड को खाली गलियारों के बारे में बताते हुए उनके पीछे जाने को कहा। टीम आसानी से पैसे लेकर भाग जाती है और समुद्र तट पर एलेक्स से मिलती है। वह कहता है कि उसके पास उनके लिए एक प्रस्ताव है, जबकि पास में एक व्यक्ति उनके हाथ पर आग लगाता है। 3 महीने बाद माइकल गॉर्डन के साथ एक काम करने के लिए सहमत होता है, इससे पहले कि 2 सम्मोहनकर्ता उन्हें अवचेतन स्थान पर भेज दें। कृपया सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन चालू करें ताकि आप इस तरह के और वीडियो देख सकें। देखने के लिए धन्यवाद।